हाय एवरीवन, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। फर्स्ट पार्ट अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो ब्लड कैसा होता है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलते हैं हम लोगों को। तो लिख लेते हैं, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा मिलता है? 55% प्लाज्मा मिलता है हमारे ब्लड में, ठीक है। 55% of blood constitute प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। ये भी लिख लेते हैं, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा कंस्टिट्यूट ऑफ वाटर। इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पानी होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। लिख लेते हैं, वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स 6 to 8% ऑफ इट। प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% क्या होता है? प्रोटीन। लिख लेते हैं हम लोग। अब ये प्रोटीन 3 टाइप में डिवाइड हो गए हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजन, दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन्स और तीसरा होता है एल्ब्यूमिन। लिख लेते हैं, फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। लिख देती हूँ मैं, फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोब्यूलिन किस लिए काम आता है? ग्लोब्यूलिन इसलिए काम आता है क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। प्राइमरीली इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। एल्ब्यूमिन किस लिए काम आता है? एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस। इतना एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितना परसेंट होता है? 55% होता है। अभी प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। वो 6 to 8% प्रोटीन में 3 टाइप के प्रोटीन्स आ जाते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। ये जो फाइब्रिनोजन था ये किस लिए हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। ग्लोब्यूलिन किस लिए हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, H3O, C, क्लोरीन एट्सेट्रा, ठीक है। प्लाज्मा में और क्या क्या होता है? सोडियम Na+, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, है ना। एक सेकेंड, HCO3 एंड क्लोरीन, ठीक है। ठीक है, ये सब प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये गलत जगह पे लिख दिया मैंने, एक सेकेंड रुक जाओ। मैग्नीशियम, HCO3, क्लोरीन, ठीक है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और लिपिड्स। लिख लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज,
अमीनो एसिड और लिपिड्स एटसेट्रा और ऑल्सो प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा. ठीक है. अब फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा. याद रखना है तुम लोगों को. और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम. प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम. ये आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में याद रखना है. इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक बार और प्लाज्मा के बारे में रिवाइज कर लेते हैं. 55% ऑफ ब्लड कंट्रीब्यूट्स प्लाज्मा, जिसमें से प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% पानी होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है. ये प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूलिन होती है. कुछ क्लॉटिंग फैक्टर में काम आती है, कुछ मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस को, और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है. फिर प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी होते हैं और ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट प्लाज्मा में. प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के जो होता है उसको बोलते हैं सीरम. ये PYQ आया है, आप लोगों को याद रखना है. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. टॉपिक का नाम है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन आ जाता है? इरिथ्रोसाइट्स दैट इज RBCs, ल्यूकोसाइट जिसका मतलब होता है WBC, और थ्रोम्बोसाइट. थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स. ठीक है. इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स. आगे बढ़ते हैं. इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ लेते हैं. इरिथ्रोसाइट को और क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल. मैं लिख देती हूँ इरिथ्रोसाइट और RBCs, रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. ये मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स है. सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं हमारे ब्लड के सेल्स में. लिख देती हूँ मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ ब्लड. एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर कितना मिलियन RBC प्रेजेंट होगा? 5 to 5.5 मिलियन. एक हेल्दी एवरेज मैन के अंदर 5 to 5.5 मिलियन RBCs प्रेजेंट होंगे ब्लड के सेल्स में. ठीक है. अब ये RBCs जो हैं ये रेड बोन मैरो में बनते हैं. एडल्ट के लिख देती हूँ. कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में. ठीक है. RBCs आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर कैसे होते हैं शेप में? बाइकॉन्केव इन शेप. ठीक है. दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. RBCs के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है. अभी ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये मेल में और फीमेल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है? मेल में कितना होना चाहिए? 14 to 16 ग्राम्स. एंड फीमेल में कितना प्रेजेंट होना चाहिए? 12 to 14 ग्राम्स. ये टर्म्स याद रखने हैं आप लोगों को. अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट. ठीक है. इन 100 ml ऑफ ब्लड. A healthy individual has how many grams? 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. RBCs का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? 120 days. ये 120 दिन तक जिंदा होते हैं और फिर ये चले जाते हैं स्प्लीन में जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs. 120 days. 1 second. RBCs have a lifespan of 120 days, after which they are also destroyed in spleen. और spleen को क्या बोलते हैं? Graveyard of RBCs.
ये टर्म याद रखना आप लोगों को। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट, पहले आरबीसीज पढ़ ले। प्लाज्मा हो गया। अब हम लोग आ गए थे किस पे, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट किया आरबीसीज, ठीक है। आरबीसी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ब्लड के सेल्स में। कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। आरबीसीज न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। और बहुत सारे मैमल्स में इनकी शेप क्या होती है, बाय कॉन्केविन शेप होता है ये लोग, ठीक है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इनके सरफेस पे। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। आरबीसीज की लाइफ स्पेन कितने दिन की होती है, 120 दिन की होती है। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं स्प्लीन के अंदर, जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। नेक्स्ट आ गया ल्यूकोसाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये कैसे होता है, कलरलेस। क्यों कलरलेस होता है, वहां पे रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड था हीमोग्लोबिन, इसके वजह से आरबीसी का कलर था रेड। अब ये जो डब्ल्यूबीसी का कलर होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं होता, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, दे लैक हीमोग्लोबिन, है ना, दे लैक हीमोग्लोबिन। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, इनका नंबर आरबीसी से कम होता है प्रेजेंट हमारी बॉडी में। कितना होता है, 6,000 to 8,000 to 8,000, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं डब्ल्यूबीसी कम टाइम के लिए जिंदा होते हैं। इनकी कितने दिन के लिए ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, इट्स 13 days, 13 to 14 days, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। अभी ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आ गया न्यूट्रोफिल्स, फिर एसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। ये आ गया ग्रेन्युलोसाइट के अंदर। अब आ जाते हैं अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट के अंदर आ जाता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अभी ये जो बेसोफिल है वो सिक्रीट करती है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन कौन सिक्रीट करता है, बेसोफिल्स। अभी ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये कितने % प्रेजेंट होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कितने % होते हैं, 60 to 65% होते हैं। इओसिनोफिल कितने होते हैं, 2 to 3% होते हैं। बेसोफिल्स कितने होते हैं, 0.5 to 1% होते हैं। मोनोसाइट कितने % होते हैं, बताओ, मोनोसाइट कितने % होते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट मिला के 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं, जो कि फेगोसाइटोसिस मतलब डिस्ट्रॉय करती है किसको, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। तो हम ऐसे लिख देते हैं ज्वाइन करके, neutrophils and monocytes are present for phagocytosis of foreign ऑर्गेनिज्म। कितना %, 6 to 8%, ठीक है। ये तो लिखना भूल गई थी, ठीक है।
और हमने क्या पढ़ा, बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन, ये बेसोफिल है ना, क्या सिक्रेट करता है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन और हिपेरिन। ठीक है, हमने पढ़ लिया, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। खत्म हमारा ल्यूकोसाइट खत्म। पढ़ते हैं एक बार वापस से ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को और क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। ये न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उधर न्यूक्लियस डिवॉइड था, मतलब न्यूक्लियस नहीं था। यहाँ पे रेड कलर का नहीं होता है, कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो वहाँ पे था हीमोग्लोबिन, वो यहाँ पे एब्सेंट है। उसकी लाइफ स्पेन थी 120 डेज, इसकी लाइफ स्पेन कम है, ये शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, इतना पढ़े। फिर जो WBC है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में 3 आ जाता है, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसके बाद अग्रेन्युलोसाइट में आ जाता है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसका नंबर आप लोगों को परसेंटेज कैसे याद रखना है, न्यूट्रल लोग कितने होते हैं, ज़्यादा होते हैं ना, 60 to 65%। फिर ऐसे लोग इओसिनोफिल जो कि एसिड की तरह काम करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो कि होते हैं 2 to 3%। फिर बेसोफिल्स जो लोग मतलब किसी से मतलब ही नहीं करते, ऐसे लोग होते हैं, वो कितने होते हैं, 0.5 to 1%। या ऐसे भी याद रख सकते हो, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल मिल के 6 to 8% होता है। और किस लिए हेल्प करता है ये, फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म। बेसोफिल हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन कंटेन करता है, जो कि इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स कितना 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 बोलो, ब्लड में कितना थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स 1,50,000 to 4,50,000 लिख लेते हैं। 1,50,000 to 3,50,000 और 4,50,000, 3,50,000 प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं, या ऐसे सब्सटेंस उनके अंदर होते हैं जो कि किस लिए हेल्प करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ठीक है, अब किसी पेशेंट को डेंगू हो गया है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले किसका काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है, प्लेटलेट्स का, थ्रोम्बोसाइट्स का। थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट कम होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिस इज द सिम्टम ऑफ डेंगू, डिक्रीज इन थ्रोम्बोसाइट काउंट। ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक। प्लेटलेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 1,50,000 to 3,50,000 होते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। ल्यूकोसाइट में एक चीज़ लिखाना भूल गई, कहाँ लिखाऊँ, यहाँ लिखा देती हूँ। हमने सबके बारे में बात की, हम लिम्फोसाइट के बारे में बात करना भूल गए। लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट 2 टाइप का होता है, एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 2 टाइप के होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। T और B लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, प्लेटलेट्स भी हो गया। अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप पे। ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन दी, बताओ, ABO ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन दी
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन दी आरबीसी। किससे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कर पाते हैं हम लोग? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसीज। ठीक है। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। प्लाज्मा जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? एंटीबॉडीज कंटेन करते हैं। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप हो गया। तो देखो अभी जो ए ब्लड ग्रुप का इंसान है जिसकी ब्लड ग्रुप क्या है? ए, उसके ऊपर आरबीसी जो है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? ए। एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा? एंटी बी। और डोनर कौन कौन हो सकता है? या तो ए खुद डोनेट कर सकता है, कोई ए ब्लड ग्रुप वाला, या फिर ओ ब्लड ग्रुप वाला। सेम बी, आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? बी। प्लाज्मा के ऊपर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? एंटी ए। तो कौन डोनेट कर सकता है ब्लड? बी ब्लड ग्रुप वाला या ओ ब्लड ग्रुप वाला। नेक्स्ट इज ए बी। एंटीजन कौन सी प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर? ए और बी। ठीक है। एंटीबॉडी नील। कौन कौन डोनेट कर सकता है इनको ब्लड? ए बी, ए बी एंड ओ। ठीक है। और लास्ट आ गए ओ ब्लड ग्रुप पे। इनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है और प्लाज्मा होता है एंटी ए एंड एंटी बी। इन्हें कौन ब्लड दे सकता है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू अ पर्सन विथ एनी ब्लड ग्रुप, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। इसीलिए हम लोग ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। AB blood group can accept blood from person with AB and other group, hence called as universal recipient. Universal recipient. ठीक है। RH ग्रुपिंग के ऊपर आ जाते हैं अभी हम लोग। The RH antigen similar to the one present in rhesus monkey is also observed on the surface of, कहाँ पे? On the surface of RBCs. Also observed on the surface of RBCs. ठीक है। कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है RH एंटीजन? आरबीसी के सरफेस पे। ये और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रेसस मंकी से हमें पता चला था आरएच फैक्टर। सिंपली आरएच फैक्टर जो होता है वो ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव देने का काम करता है। ठीक है। इतना याद रख लो, आरएच फैक्टर का ये काम है कि वो ब्लड ग्रुप को या तो पॉजिटिव बताएगा या तो नेगेटिव। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आरएच एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ आरबीसी के ऊपर होता है। ये इंसानों में कितना परसेंट इंसानों में देखने को मिलता है? 80% ऑफ ह्यूमंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट। ठीक है। अभी लिख लेते हैं 80% ऑफ ह्यूमन में देखने को मिलता है। ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग या तो बोलेंगे कॉल्ड RH पॉजिटिव, जिनमें ये RH फैक्टर हमें ऑब्जर्व हुआ आरबीसी के सरफेस पे। तो हम लोग उस इंसान को या उस ह्यूमन को कंसिडर करेंगे कि ये RH पॉजिटिव है। ठीक है। और जिसमें ये एंटीजन एब्सेंट हुआ उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? RH नेगेटिव है। ठीक है। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, RH फैक्टर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अभी एक ये जो RH है ये एक्सपोज हो गया ब्लड में एक पर्सन से अनदर पर्सन के ब्लड में। जैसे मदर की डिलीवरी में, जो मदर की फर्स्ट डिलीवरी होती है उसमें ये एक्सपोज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर ये RH ग्रुप जो है एक्सपोज हो गया, मदर सपोज मदर RH नेगेटिव है एंड बच्चा RH पॉजिटिव है, अगर ये
बच्चे का RH मदर की ब्लड में थोड़ा सा भी मिल गया तो क्या होगा, जो सेकेंड बेबी होगा उस मदर के अंदर, वो बेबी उस स्टमक में उस जगह पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, सॉरी। अगर RH नेगेटिव वाला पर्सन एक्सपोज हुआ RH पॉजिटिव वाले पर्सन से, तो ये एक हिंदी में लिख रही थी, देन इट विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। ठीक है, ये फिर फैटल हो जाएगा। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर अनेमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो सेकेंड बेबी होगा मदर के वुम्ब में, वो बेबी को अनेमिया हो सकता है या तो जॉन्डिस हो सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसाइटोसिस। दूसरे पेन से लिखती हूँ, इरेथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, फिटैलिस। ऐसे बेबी को क्या हो सकता है, या तो बहुत अनेमिया हो सकता है, सीवियर अनेमिया हो सकता है, या तो क्या हो जाएगा, उसको जॉन्डिस हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। ठीक है, ये चीज़ अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक्सपोज हो गई तो डॉक्टर एक इंजेक्शन दे देते हैं मदर को, जिसको बोलते हैं रोगम। ठीक है, इंजेक्शन या वैक्सीन लिख देती हूँ मैं, वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन दे देते हैं, रोगम। ठीक है, RH फैक्टर समझ में आया। RH फैक्टर जो है ये प्रेजेंट होता है RBCs के एंटीजन पे। अगर जिस इंडिविजुअल में ये प्रेजेंट है उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, अभी ये RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज हुआ RH पॉजिटिव पर्सन से, तो क्या हो सकता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा बेबी आ जाएगा मदर की वुम्ब में, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उस बच्चे को सीवियर एनीमिया या फिर जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे कंडीशन में अगर उस बच्चे को हो गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। और फिर डॉक्टर ये प्रिवेंट करने के लिए मदर को एक वैक्सीन दे देते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, जो कि होती है रोगम। लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक ये पूरा आप लोग रिवाइज कर लेना एंड इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है, बाय बाय।